गुड मॉर्निंग क्लास। आपका फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। इसमें हम मानव भूगोल से संबंधित सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। मानव कैसे अपने पर्यावरण को इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है, मानवीय गतिविधियाँ किस तरह से पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि प्रकृति और मानव का क्या संबंध है, क्या ये पॉजिटिव संबंध है या ये नेगेटिव संबंध है, इसको हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ मैं आपको इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये आपका है भूगोल, ठीक है। इसमें एक वृक्ष दिखाया गया है, जो ये वृक्ष की दो शाखाएं, एक शाखा दिखाती है भौतिक भूगोल को और दूसरी शाखा दिखाती है मानव भूगोल को। इसकी जो प्रथम शाखा है भौतिक भूगोल, इसमें हम पृथ्वी के समस्त भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं। मतलब जो प्रकृति ने चीज़ें बनाई हैं, पर्वत, पठार, दर्रे, मैदान, बादल, वे सभी चीज़ें जो प्रकृति ने बनाई हैं उसका अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, इसमें प्रकृति को केंद्र में रखकर चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आपका दूसरा है मानव भूगोल, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। भौतिक भूगोल के बारे में आप 11th क्लास में सारी चीज़ें पढ़ चुके हो। सेकेंड है आपका मानव भूगोल। इसमें हम मानव भूगोल में मानव को केंद्र में रखकर चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसमें मानव का पर्यावरण के साथ संबंध, ये हम रिलेशनशिप दिखाते हैं। ठीक है, इसमें हम रिलेशनशिप दिखाते हैं मानव का पर्यावरण के साथ। ये जो संबंध है ये सकारात्मक भी हो सकता है, ये संबंध नकारात्मक भी हो सकता है। वर्तमान में अभी अगर हम देखा जाए, मानव का पर्यावरण के साथ संबंध जो है वो नकारात्मक होता जा रहा है, जिसकी वजह से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बड़ी बड़ी हिमानियाँ पिघल रही हैं, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। ठीक है, और जो हमारा वायु प्रदूषण, जो हमारी वायु में जो प्राकृतिक रूप से जो गैसेस पाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई हैं। हर बार हम देखते हैं दिवाली के बाद पर्यावरण में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा स्तर पर पहुंच जाता है। इसमें हम मानव का पर्यावरण के साथ संबंध, पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप का अध्ययन करेंगे। दूसरा आपका ये जो विषय है, यह चैप्टर आपका मानव को केंद्र में रखकर मनुष्य जो भी क्रियाएं कर रहा है उसके पर्यावरण पर, अन्य मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें मानव को केंद्र में रखकर चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। तीसरा है आपका मानवीय गतिविधियों का अध्ययन। मानव जो भी क्रियाएं करता है, आय करता है अपनी, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, ये आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मनुष्य अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करता है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे सांस लेना, भोजन करना, पानी पीना। इसके अलावा मनुष्य अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ आय करने के लिए कुछ ना कुछ क्रियाएं ज़रूर करता है। कोई जॉब करता है, कोई कुछ करता है, कोई बिजनेस करता है। उनकी सभी पॉजिटिवली और नेगेटिव चीज़ों को देखेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में हम मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र, मानव भूगोल के अंतर्गत हम किन किन विषयों का अध्ययन करेंगे, उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, वो पर्यावरण के साथ कैसा संबंध है उसका, वो सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ मैं आपको इसमें कुछ बेसिक्स चीज़ें बताना चाहूँगी। इसमें है कि मानव भूगोल जो है चीज़ों को कैसे इलेबोरेट करता है। अगर हम विश्व में अगर मानवों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो उसमें हम देखेंगे कि कई क्षेत्रों में मानव विकास उच्च स्तर पर है। वहाँ शिक्षा बहुत अच्छी है, वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं, हर चीज़ वहाँ पे अच्छी है। वहाँ पे लिंगानुपात बहुत अच्छा है, साक्षरता दर बहुत अच्छी है, एवरीथिंग इज़, क्राइम रेट भी बहुत कम है, सब चीज़ें परफेक्टली चल रही हैं। ये मोस्टली उन देशों की बात की जाती है जहाँ पर मानव विकास उच्च स्तर पर है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़। अगर आपको वर्ल्ड का मैप दिखाया जाए तो यूरोपियन कंट्रीज़ आपकी ये हैं, ये आप मैप देख रहे हो। इसमें है आपका पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मन, बर्लिन, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, लैटविया, एस्टोनिया, रोमानिया, हंगरी। ठीक है, और अभी जो अगर हम पॉजिटिवली देखा जाए तो चीज़ों को, अभी जो हमारा ये कोरोना वायरस है,
ये मानव और प्रकृति के मध्य जो संबंध है ये उसका एक नकारात्मक परिणाम है। इसकी वजह से मानव की गतिविधियों की वजह से कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण इम्पैक्ट हो रहा है। ये डिजीज़, ये वायरस कहाँ से आया? इट ऑल ओवर अबाउट किसके बारे में है? ये मानव भूगोल के बारे में है। इसमें हम बेसिकली देखा जाए तो अगर हम अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखें, जो कोरोना वायरस फैल रहा है ये मानव का प्रकृति के साथ नकारात्मक संबंध को दिखाता है। ये मानव का प्रकृति के साथ नकारात्मक रिलेशनशिप दिखाता है। संबंध हमेशा टू वे होते हैं, ठीक है। टू वे मीन्स दोनों पक्ष में पॉजिटिव रिलेशंस होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों पक्ष में पॉजिटिव हो, ये नकारात्मक भी हो सकता है। प्रकृति और मानव एक अलग अलग चीज़ें नहीं है। प्रकृति मानव के बिना रह सकते, लेकिन मानव प्रकृति के बिना नहीं रह सकता है। आप बुक में देख रहे हो, इसमें लिखा है प्रकृति और मानव के बीच वैधता नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं। हम प्रकृति और मानव को अलग अलग नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि मानव ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकता। हम लोग पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। हमें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन लेनी ही पड़ेगी। इसलिए इसमें बोला गया है मानव और प्रकृति एक अविभाज्य तत्व है। इसके अलावा हमारा जो विषय है, ठीक है, इसमें भूगोल दो तरीके से काम करता है। एक होता है आपका, इसमें आपने बुक में लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, नोमोथेटिक, इसको बोलते हैं नियम बनाने या सिद्धांतिक, और दूसरा आपका विवरणात्मक। इसमें मनुष्य चीज़ों का, सभी चीज़ों का सिद्धांत कौन बनाता है? यूनिवर्सल लॉ, जैसे ग्रेविटी का लॉ है हुआ आपका, इतने सारे साइंस में लॉ हैं, जितने भी सिद्धांत हैं ये सब मनुष्य ने बनाए हैं। दूसरा विवरण, चीज़ों को हम विवरण, कई सारी चीज़ें हमें, जो कई चीज़ें ऐसी मिलती हैं उसको हम भावचित्रात्मक, आइडियोग्राफिक, आइडिया के बेस्ड पर जो हम आइडिया लगाते हैं चीज़ों को, ये वो उस चीज़ का अध्ययन करते हैं। इस चैप्टर में हम प्रकृति और मानव के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको इस डेफिनेशंस को याद करना होगा बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस का एक निचोड़ है, ये आप ज़रूर याद करें। इसमें ये बता रहा है, ये अलग अलग साइंटिस्ट रहे हैं, ये सारे जोग्राफर्स हैं जिन्होंने मानव भूगोल की डेफिनेशंस दी हैं। इसमें आपको सब जो भी इजी लगे वो आप कोई भी एक या दो याद कर सकते हो, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जैसे इसमें बोल रहा है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मतलब मानव भूगोल इस विषय के अंतर्गत मानव समाज, विश्व में अलग अलग प्रकार के मानव समाज हैं। अगर हम देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज़, रशियन, ठीक है, कनाडियन, अमेरिकन, ये जो हमारे 60 डिग्री से ऊपर जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे अगर हम मानव का अध्ययन करें, मानव का अगर हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो विश्व, पूरी दुनिया में मानव की 3 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। पहली होती है हमारी कॉकेशस, ये सारी हमारी अंग्रेजी नस्ल को माना जाता है। जो अंग्रेज होते हैं, जो विदेशों में रहते हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में, ठीक है, इनकी विशेषताएँ क्या होती हैं? ये आलसी बहुत कम होते हैं, ये मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, इसमें कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, शारीरिक श्रम ये लोग कम करते हैं। दूसरे होते हैं हमारे वे लोग जो अफ्रीकन नीग्रोज़ होते हैं, उनको नीग्रोज़ जाति के बोला जाता है। ये हमारे ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, अफ्रीकन, और ये विषुवत रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है, पूरे साल वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट होता है, वहाँ पूरे साल गर्मी रहती है, अत्यधिक वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा अगर भारत, मतलब पूरे विश्व में कहीं होती है तो हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में होती है, ठीक है। इसमें आपको बताया गया है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इस विषय के अंतर्गत आप मानव समाज और धरातल के बीच उनका रिलेशनशिप का अध्ययन करेंगे, या ये कहा गया है रेडजल महोदय के द्वारा। फिर दूसरा है आपका मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें बोल रहे हैं मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। पृथ्वी को इसने अस्थिर बताया है,
हाँ, दैट इज़ ट्रू, क्योंकि पृथ्वी हमारे यूनिवर्स में सन का चक्कर लगा रही है। इसके अलावा वो अपनी ऑर्बिट पर भी घूम रही है। 24 घंटे में एक घूर्णन चक्र पूरा होता है उसका, और 365 दिन में वो सौरमंडल में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। इसके अलावा पृथ्वी पर कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। नथिंग इज़ स्टेबल इन एंटायर अर्थ। कोई भी चीज़ अस्थिर नहीं है। इसमें बेसिक चीज़ अगर आप देखोगे, इसमें बोला गया है अस्थिर पृथ्वी। इसमें पृथ्वी को अस्थिर क्यों बोला गया है? क्योंकि पहली चीज़, क्योंकि पृथ्वी स्टेबल नहीं है, वो सूर्य के चारों ओर अपना परिक्रमा कर रही है। इसके अलावा वो अपने घूर्णन 24 घंटे में एक दिन रात होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे वायु चलती हैं, पवनें चलती हैं, सौर ऊर्जा आती है, तो नथिंग इज़ स्टेबल। यहाँ पे स्थिर कोई भी वस्तु नहीं है। प्रकृति, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, दर्रे, मैदान, ये धीरे धीरे अपना स्वरूप बदलते हैं। आपने 11th क्लास की बुक में पढ़ा था कि कैसे एक भू आकृति का निर्माण होता है, कैसे वो उसका भूदृश्य परिवर्तन होता है। और जब भी हम ज्योग्राफी में बात करते हैं समय की, तो यहाँ पे समय को हमेशा, टाइम को यहाँ पर हमेशा मोर देन 100 ईयर्स इंक्लूड किया जाता है ज़्यादातर। जब भी हम कोई भी चीज़ को हम ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो यहाँ पे कम से कम समय 100 ईयर्स होता है। और दूसरे इसमें बोला गया है क्रियाशील मानव, क्योंकि जब मनुष्य पैदा होता है और उसके अंतिम क्षणों तक वो कुछ ना कुछ क्रियाएं ज़रूर करता है। अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो क्रियाशील रहता है। हर चीज़, वो दिन की उसकी कुछ एक्टिविटीज़ निर्धारित होती हैं। इसके अलावा वो अपने समस्त जीवन पर्यंत वो क्रियाशील ही रहता है। इन दोनों के, मानव भूगोल, स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये आपको कहा है एलन सी सैम्पल। और इसमें चीज़ों को गत्यात्मकता, मीन्स नथिंग इज़ स्टेबल इन एंटायर अर्थ। चीज़ें गतिशील हैं। मानव का पर्यावरण के साथ संबंध भी गतिशील है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें अध्ययन करना है आपको। ये डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ये रेडजिल और कुमारी इसी सैम्पल की ये डेफिनेशन दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत हम देखेंगे मानव भूगोल में चीज़ों का हम किस स्तर पर अध्ययन करते हैं। भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा वृहत स्तर पर परिवर्तित किया गया है। अगर हम आज से 10,000 साल पहले देखें तो हमारा पर्यावरण कैसा था? हमारा पर्यावरण बहुत ही साफ़ था, क्योंकि उस टाइम उद्योग नहीं थे, ठीक है। मनुष्य जंगलों में रहता था, उस आधुनिकीकरण से बहुत ही ज़्यादा दूर था। चीज़ें प्योर मात्रा में होती थी, नदियाँ प्रदूषित नहीं होती थी, चीज़ें बहुत ही अच्छी और प्योर मात्रा में थी, मिलावट वगैरह नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, सब चीज़ ठीक थी। लेकिन अगर हम वर्तमान समय में देखें तो देश के स्तर पर, और अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, नॉट इन इंडिया, इन एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है आज की डेट में। इसके अलावा ओजोन डिप्लीशन, ये वो चीज़ें हैं जिसको मनुष्य चाह कर भी ठीक नहीं कर सकता। और जो बड़ी बड़ी हिमानियाँ पिघल रही हैं, ओजोन लेयर में छेद होना, कई एरियाज़ में ये देखा जा रहा है कि वहाँ पे एसिड रेन हो रही है। वहाँ जो वर्षा हो रही है, वहाँ उस वर्षा में सल्फ़र की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उसको एसिड बोला गया है, एसिड रेन बोला गया है। स्वीडन और नॉर्वे में हुई है, और जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये क्या दिखाता है? मानव और पर्यावरण के बीच एक नकारात्मक अंतर संबंध दिखाता है, ठीक है। इसके बाद हम इस चैप्टर में देखेंगे एक स्टोरी, ठीक है। 2 स्टोरी हैं आपकी बुक में जो चीज़ें बताती हैं। पहला, मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। ये मानव का प्रकृतिकरण, इसमें हम बात करते हैं प्राकृतिक मानव की। ऐसा मानव जो प्रकृति को पूजता था, प्रकृति के सामने नतमस्तक होता था, ठीक है। सब कुछ इसमें जो इस वाले में बताया जाए, अगर कम शब्दों में बताया जाए तो इसमें प्रकृति को
ज़्यादा पावरफुल माना गया है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। इसमें एक आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है। इसमें एक ऐसा एक होता है बैंदा जो जंगलों में रहता है। उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच में हैं। यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते जिनकी भीड़ प्राय गाँव में मिलती है भी दिखाई नहीं देती। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वे पैंदा वन का सर्वेक्षण करता है जहाँ उसका कबीला कृषि का आदिम स्थानांतरित कृषि करता है। बेंदा और उसके मित्र वन के छोटे छोटे टुकड़ों की जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। मतलब राख का उपयोग मृदा को उर्वर बनाने के लिए किया जाता है। अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर बेंदा प्रसन्न है। जैसे ही वह महुआ प्लाश और साल के वृक्षों को देखता है जिन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया है, वह सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। विसर्पी गति से पेंडा को पार करके बेंदा नदी तक पहुंचता है। जैसे ही वह चुल्लू भर जल लेने के लिए झुकता है, उसे वन की आत्मा लोई लुगी हुई प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करता है। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए बेंदा गूदेदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है। लड़के वन से गजहरा और कुचला का संग्रहण करने का प्रयास करते हैं। ये विशिष्ट पादप मतलब पौधे जिनका प्रयोग बेंदा कर और उसके लोग करते हैं। वह आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेंगी और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएंगी। ये आगामी पूर्णिमा को मधाई अथवा जनजातीय मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का प्रयत्न करता है कि उसके बुजुर्गों ने उन जड़ी बूटियों तथा और उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया था। वह चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता। अचानक पत्तों में खड़खड़ाहट होती है। बेंदा और उसके मित्र जानते हैं कि ये बाहरी लोग हैं जो इन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए हैं। एक ही प्रवाही गति से बेंदा और उसके मित्र सघन वृक्षों के वितान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकीकार हो जाते हैं। इस स्टोरी में कहा गया है मानव का प्रकृतिकरण। मानव पूर्ण तरीके से अपने समस्त कार्यों के लिए प्रकृति पर निर्भर है, पूर्ण रूप से। ये हम बात कर रहे हैं प्राचीन मानव की, जो आधुनिकता से काफ़ी दूर है। यहाँ हर चीज़ों के लिए ये पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है। इनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा कमी है। ये प्रकृति को नुकसान कभी नहीं पहुंचाते। ये बाहरी लोगों से डरते हैं। ये बाहरी लोग उन लोगों को मानते हैं जो आज का आधुनिक मानव है। ये प्रकृति की पूजा करते हैं, ये पौधों की पूजा करते हैं, ये वृक्षों की पूजा करते हैं, उनको पूजनीय मानते हैं। ये जानवरों की पूजा करते हैं, गाय, बहुत सारे पूजनीय जानवर हैं, उनकी पूजा करते हैं। बहुत सारे वृक्षों को ये लोग पूजते हैं। ये प्रकृति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। ये अगर हम मानव का इस स्वरूप को देखें तो ये प्रकृति का मानव के साथ एक बहुत ही सकारात्मक संबंध है। लेकिन अगर हम आज वर्तमान में देखा जाए तो आज हमारे पास हर चीज़ की टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ है हमारे पास, बट हम किसी भी चीज़ के लिए पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। बेशक आज हमने चंद्रमा पर चढ़ाई कर लिया, हम इतने ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम अपने फूड के लिए, फूड इज़ अ बेसिक नीड। ये आज हम चाहे कितना भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर लें, कितना भी हम विकास कर लें, लेकिन ये हमारी बेसिक नीड है और हमेशा रहेगी, भोजन। और भोजन के लिए हमें किस पर निर्भर रहना पड़ता है? प्रकृति पर, मृदा पर। अगर हमारी मृदा विषैली होती जाएगी तो हम कैसे अच्छा भोजन ग्रहण करेंगे? और सारे वृक्ष वगैरह हमारी कहाँ पे, खेती बाड़ी कहाँ होती है? हमारी वृक्ष मृदा के ऊपर ही निर्भर है। अगर हम मृदा को पूर्ण रूप से ठीक से उसका संरक्षण नहीं करेंगे तो चीज़ें हमारी विषैली होती जाएंगी। दूसरा है आपका प्रकृति का मानवीकरण। इसमें ये बताया गया है कि कैसे मनुष्य ने टेक्नोलॉजी के द्वारा अपनी आज की अंधाधुंध दौड़ में, विकास की दौड़ में चीज़ों को इतना ज़्यादा चेंज कर दिया है कि अब उसके लिए उस पुराने मानव के रूप में लौटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आज की डेट में हम छोटी से छोटी चीज़ करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं। पहले पुराने के ज़माने में जब हम लिखते थे तो हम मोर के पंख का यूज़ करते थे और कबूतर के पंख का यूज़ करते थे। आज की डेट में हमारे पास पेन है। अगर कितनी भी टेम्परेचर हो जाए, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है, हमने एसी का डेवलप कर लिया है। ये सारी चीज़ें जो हमें आधुनिकता की ओर लेके जाती हैं। मनुष्य
इन चीज़ों ने मनुष्य को अपना पूर्ण रूप से दास बना लिया है। इन चीज़ों के बिना मनुष्य आज की डेट में सरवाइव नहीं कर सकता। उस ज़माने में लोग जब रहते थे, प्रकृति के नज़दीक थे, वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सरवाइव कर जाते थे। बट आज वर्तमान समय में 2019 में इलेक्ट्रिसिटी के बिना सरवाइव करना इज़ नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। हमारी छोटी से छोटी चीज़ें, बड़ी से बड़ी आवश्यकताएं कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी, आधुनिक यंत्रों के ऊपर निर्भर हो चुकी हैं पूरी तरीके से। इवन हमें पानी भरने के लिए भी, मोटर चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। उस ज़माने में लोग नदियों के किनारे नदियों के किनारे बसते थे, नदियों के किनारे ही अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, वो जल को दूषित नहीं करते थे। आज की डेट में हम लोग कितने ज़्यादा विषैला पदार्थ चीज़ों को नदियों में बहा रहे हैं, टॉक्सिक गैसेस हम पर्यावरण को छोड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे ही कर रहे हैं जो मानव और प्रकृति के मध्य जो संबंध है उसको असंतुलित करती हैं। इसमें हम और बताते हैं, इसमें आपका है प्रकृति का मानवीकरण। मानव ने कैसे प्रकृति को बदल के चीज़ों को इतना बदल डाला है कि हम हर चीज़ में मनुष्य मोर पावरफुल एज़ कम्पेयर टू नेचर, प्रकृति के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पर्यावरण, निश्चयवाद और संभववाद। ये इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें है हमारे हैं एक ग्रिफिथ टेलर, ये बोलते हैं संभववाद, पर्यावरण निश्चयवाद की इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी है जिसका मतलब होता है संभववाद। मतलब इसमें कहा गया है कि उनके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। आज मनुष्य जो चाहे अपने पर्यावरण के साथ कर सकता है। वो चाहे डिफॉरेस्टेशन, वृक्षों को काट सकता है, मृदा को उजाड़ बना सकता है, मृदा अपरदन कर सकता है, कोई भी ऐसा कार्य जो मनुष्य चाहे, संभावना है, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। मतलब मनुष्य में इतनी ताकत है कि वो अपने पर्यावरण में चेंज बदल दे और वह प्रकृति के में अनेक सारी संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। मतलब मनुष्य चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। मनुष्य चाहे तो वो चंद्रमा पर जा सकता है, सौरमंडल में किसी भी ग्रह पर जा सकता है, ग्रह को छोड़ के। मतलब प्रकृति जो है प्राकृतिक रूप से मनुष्य को कुछ संभावनाएं प्रदान करती हैं। अब आप इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास रेत है, सैंड, हम चाहें उससे घर बना लें या चाहें उसको ऐसे ही पड़ा रहने दें। अगर हम उससे घर बनाते हैं तो मनुष्य और पर्यावरण के बीच जो रिलेशनशिप है ये पॉजिटिव वे में जाता है। और अगर हम उससे कुछ भी यूज़ ना करें तो उसे ऐसे ही न्यूट्रल रहने दें तो उससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। वो ऐसे ही प्रकृति ने हमें अनेकों सारी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, बहुत सारी संभावनाएं दी हैं प्रकृति ने हमें। हम चाहें तो उसका सकारात्मक वे में उपयोग कर सकते हैं और चाहें तो उसका नकारात्मक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसने बोला है ग्रिफिथ टेलर ने, रुको और जाओ निश्चयवाद। फॉर एग्जांपल्स, जब हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाने के लिए हमने कई चौराहों पर रेड लाइट्स लगाई हैं। क्यों रेड लाइट्स लगाई क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट्स ना हो। एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, चौराहों पर यातायात का नियंत्रण करने के लिए। इसमें रेड लाइट हमें क्या दिखाती है? स्टॉप। रेड लाइट बोलती है स्टॉप। और उसके बाद पीली बत्ती जलती है। पीली बत्ती किसकी ओर संकेत देती है कि आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। इसके बाद लाल और हरी बत्तियों के बीच रुककर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है। और हरी बत्ती का अर्थ होता है जाओ, गो। अगर हम इस स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ निश्चयवाद, जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो निश्चय ही हैं। अगर हम कुछ भी करेंगे तो उसका एक ना कोई परिणाम तो ज़रूर आएगा। हो सकता है वो सकारात्मक हो सकता है वो नकारात्मक हो। तो इसमें कहा गया है कि हम कैसे प्रकृति पर के नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम कैसे प्रकृति को जीत सकते हैं? अगर हम सकारात्मक हम चीज़ों को सकारात्मक वे में लेके लें और चीज़ों को ठीक से एक संतुलित व्यवहार करें अपने पर्यावरण के साथ, तो चीज़ें बहुत ही कल्याणपरक होंगी। चीज़ें जिससे सभी का
कल्याण होगा और प्रकृति को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा हम इसमें कुछ उपागम देखते हैं जिसमें हम कैसे मनुष्य ने धीरे धीरे अपना विकास किया। अगर हम ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, इसमें बोला है प्रारंभिक उपनिवेश युग। उपनिवेश युग वो युग है जिसमें लोगों ने, स्पेशली विदेशियों ने, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, इन लोगों ने दुनिया के दूसरे देशों पर कब्ज़ा किया। इसमें ये लोग क्यों आए थे? इसमें ये आए थे अन्वेषण और विवरण प्राप्त करने के लिए। इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, खोज की और नए क्षेत्रों का विस्तार किया, ढूंढा। फॉर एग्जांपल भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, वास्को डी गामा। ये पुर्तगाल से बिलोंग करते थे। ये उस टाइम आए थे, ये व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे सबसे पहले। उससे पहले लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पे एक देश है, उसका नाम भारत भी है। उससे पहले लोग एक दूसरे से प्रति बहुत ज़्यादा अनभिज्ञ थे। आज की डेट में हमने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है कि हम 1 मिनट में ये भी प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कहाँ पे सुनामी आ रही है, किस स्पीड से आ रही है और कितनी देर में पहुँचेगी। ये सारा हमने सैटेलाइट्स इमेज के द्वारा सारा डेवलप किया है। इन सैटेलाइट्स इमेज के द्वारा हम चीज़ों की भविष्यवाणी कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हम संसाधनों की खोज कर सकते हैं और वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं। इसके अलावा हम बाकी देशों की सूचनाओं का भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है साम्राज्य और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों की खोज और अन्वेषण को प्रोत्साहित किया। क्षेत्र में विश्व ज्ञान कोशीय विवरण भूगोलवेताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष है। मतलब उस समय जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी, स्पेशली यूके हमारे इंग्लैंड को कहा जाता है, इसको यूके यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। इसके अलावा जर्मनी, फ्रेंच, डच और डेनिश ये भारत में आए और इसके अलावा ये लोग बहुत और दूसरे देशों में भी गए। ये इन्होंने नए क्षेत्रों की खोज की और कई सारे रिसर्च वर्क किए। फिर है आपका उत्तर उपनिवेश युग। इसमें एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से कैसे एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से अलग संबंध रखता है, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से कैसे अलग है, उसकी मिट्टी में, उसकी वनस्पति, उसका क्लाइमेटिक, वहाँ की जलवायु, वहाँ का जल, वहाँ की नदियाँ, वहाँ का सर्वाइविंग सिस्टम, ये सब इसमें हम सम्मिलित करते हैं। प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए हैं। मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग है, इन भागों में पूरी समझ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। तीसरा है आपका अंतर्युद्ध अवधि। ये है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मध्य का समय। इसमें आपका आया एरियल डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं क्षेत्रीय विभेदन। एक क्षेत्र कैसे दूसरे क्षेत्र से अलग है, इसका अध्ययन करते हैं। एक क्षेत्र में कैसे अलग मृदा पाई जाती है, दूसरे क्षेत्र में वो सेम प्रकार की मृदा क्यों नहीं पाई जाती है। मृदा, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वर्षा का वितरण, वहाँ की जलवायु, ये सारे क्षेत्रों एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग होते हैं। फिर है आपका 1950 से 60 का दशक। इसमें आया स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम विश्व की समस्त मानव जातियों को इंक्लूड करते हैं। स्पेशल ऑर्गेनाइज, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग है। तीसरा है फिर आपका 1970 का दशक। मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचार। मानवतावादी विचारधारा कैसे उभरी, क्या क्या कारण थे उसके। फिर आपको 1990 का दशक, इसको बोलते हैं भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद। ये हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म फेज़ चल रहा है, जिसमें हम चीज़ों में बहुत ही तीव्र गति से आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उस आधुनिकता का प्रभाव, उसका नकारात्मक प्रभाव हमारी पृथ्वी पर देखने को मिल रहा है। कई हमारी वृक्षों की प्रजातियां ऐसी हैं जो पूरी तरह से विलुप्त होती जा रही हैं। बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना, जानवरों की प्रजातियां ऐसी हैं जो पूरी तरह संकटापन्न है या फिर जो खात्मे की कगार पर हैं, और इनका संरक्षण करना मनुष्य की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके अलावा हम इस विषय का अन्य विषयों से बहुत ज़्यादा संबंध है, क्योंकि जो भी हम विषय पढ़ते हैं वो एक दूसरे से अंतः संबंधित है। भूगोल एक ऐसा विषय है जो एक चीज़ का दूसरे से रिलेशनशिप बताता है, और इसके अंतर्गत
इस चैप्टर ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। देन फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स ये आप कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, वो आप देख चुके हैं। नेक्स्ट पोर्शन मैं आपको कल करवाऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच।